हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमित और आज मैं आपको सॉलिड स्टेट का सेकेंड पार्ट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, सॉलिड के जो बिगनिंग का जो पोर्शन था कि सॉलिड क्या है, आपका बेसिक डिफिनीशन क्या था, उसका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या था, टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या था, ये सब चीज़ें मैंने आपके प्रीवियस क्लास में बता दिया था। जाइए मेरे चैनल पर, उसको जाइए देखिए प्लेलिस्ट में और उसको सब्सक्राइब कीजिए। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो सॉलिड के जो टाइप्स थे, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड, उसको मैं डिटेल से बताता हूँ कि उसके और प्रॉपर्टी क्या क्या हैं। देखिए, क्या था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या था आपका एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड जिनका छूट गया बच्चे वो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबके सब आपको वीडियो वहाँ मिल जाएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड था और दूसरा क्या था आपका एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था कि आपके सॉलिड के पार्टिकल्स क्या थे, एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, एक फिक्स सीक्वेंस में थे और लॉन्ग टर्म तक, लंबी दूरी तक। ये डायग्राम भी मैंने बता दिया था। और जिन बच्चों को नोट करना है या अपने फ़ोन में एक काम किए, जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो करेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम लोग एमरफस सॉलिड की बात करें तो एमरफस सॉलिड में क्या था कि कुछ टाइम तक एक सीक्वेंस को तो फॉलो कर रहे थे उसके पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स, लेकिन क्या था कि फिर क्या था कि आपके कुछ दूर जाने के बाद क्या था, वो रेंडमली क्या हो रहा था कि एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहे थे, वो डिसलोकेट हो रहे थे, यहाँ वहाँ। कांच का भी एग्जांपल मैंने बता दिया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या था, एमरफस सॉलिड का क्या था, किस पैटर्न के कारण क्या होता था कि कोई कांच टूट जाता था, कोई कांच तोड़ने में बहुत दिक्कत होती थी। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया था कि एक क्या होता है कि लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या रहेगा बच्चे, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, सीक्वेंस में होंगे। यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट टर्म तक, कुछ दूर तक क्या होगा, सीक्वेंस को फॉलो करेगा, फिर क्या होगा, इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस इसका क्या हो जाएगा, एब्रप्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने बता दिया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो ये इसी सॉलिड को बोला जाता है ट्रू सॉलिड। इसको क्या बोला जाता है आपका, ट्रू सॉलिड। और देखिए, दूसरा जो आपका एमरफस सॉलिड है, इसको बोला जाता है सीडो सॉलिड। और इसका मैंने कल एक नाम और बताया था, याद रखिए, ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यही पूछा था कि सूडो सॉलिड का दूसरा नाम क्या है, तो क्या आपका एमरफस सॉलिड। और उसी में एक चीज़ मैंने बताया था कि आपका सीडो सॉलिड का एक नाम और भी है, वो क्या है बच्चे, सुपर कोल्ड लिक्विड। ध्यान से देखिएगा, दोनों चीज़, ये वाला मैंने बताया था सुपर कोल्ड लिक्विड के बारे में और सीडो सॉलिड के बारे में। ये फेवरेट टॉपिक है आपका, फेवरेट क्वेश्चन आपका बोर्ड कॉर्नर से भी, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए भी। सुपर कोल्ड लिक्विड का जो है उसका मैंने एग्जांपल दिया था, वो क्या था बच्चे, ग्लास के बारे में मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था, मैंने बताया था कि अब छोड़ के चले जाइए ग्लास को, कुछ दूर के बाद आइएगा, कुछ दिन के बाद आइएगा, तो फिर क्या दिखेगा, ग्लास का शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऊपर तो सही रहेगा, लेकिन जो उसका बॉटम वाला पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका ग्लास होता है वो क्या होता है, आपका एमरफस सॉलिड होता है, और उसी को बोलते हैं, ग्लास को क्या बोला जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोला जाता है, ट्रू सॉलिड। यहाँ तक मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, मैंने रिवीजन करवा दिया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, शार्प होता है। वो क्या होता है आपका, शार्प होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, क्या होता है आपका, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस चीज़ को समझिएगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मान के चलिए कि कोई सॉलिड आपका 120 या 130 डिग्री टेम्परेचर पर वो मेल्ट कर रहा है ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा कि जो सॉलिड को मेल्ट करेंगे एक फ़िक्स टेम्परेचर पर करेंगे। मान के चलिए कि अगर कोई आयरन है, उसको अगर 300 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं और वो तब मेल्ट हो रहा है, तो उसका एक फिक्स टेम्परेचर हो गया ना, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा कि इस टेम्परेचर पर वो जाएगा, वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, वो क्या जाएगा आपका, पिघल जाएगा वो। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, शार्प होता है। कहने का मतलब क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, आपका फिक्स होगा।
लेकिन अगर हम लोग एमरफस सॉलिड की बात करें तो इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो शार्प नहीं होता है। वो क्या होगा आपका, यहाँ देखिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, मान के चलिए कोई 200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर, ये याद रखने के लिए मैंने बता दिया कि एक फिक्स टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर आएगा तो वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एमरफस सॉलिड की बात करें तो इसका क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, एक रेंज होता है। मान के चलिए 150 डिग्री से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई आपका ग्लास है वो अगर इस टेम्परेचर पर मेल्ट कर रहा है तो ये आपको नहीं पता है कि 150 डिग्री पर करेगा, 200 डिग्री पर करेगा, मे भी हो सकता है 154, 155, 154, 155, 156, लेकिन इसका एक पार्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होगा। तो इसका क्या हो गया, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। एमरफस का क्या होता है आपका, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इस चीज़ को मैंने बता दिया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये चीज़ें सही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड भी, वो आ जाता है आपका ये वाला टर्म्स, ये होता है आपका एनआइसोट्रॉपिक। समझिएगा इस चीज़ों को, बहुत मज़ेदार है, इजी वे में मैं समझाता हूँ। ये हो जाता है आपका एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। और बच्चे जिस पॉइंट को मैं टिक कर रहा हूँ उसको आप भी टिक कर लीजिएगा। ये होता है आपका एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, और ये क्या होता है आपका आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये आपके 12th के एनसीईआरटी में से क्वेश्चन भी है आपका, बच्चे जाके देखिएगा। आइसोट्रॉपिक इन नेचर बुक में लिख देते हैं, समझने में दिक्कत हो जाती है। देखिएगा एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर और आइसोट्रॉपिक इन नेचर, समझिएगा इस चीज़ को क्या होता है। यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ, डायग्राम नहीं बनाता हूँ लेकिन यहीं पर समझा देता हूँ। कल मैंने बताया था कि एक सीक्वेंस को फॉलो करता है ए बी या कैटायन एनायन, इस तरह से मैंने बता दिया था। ए बी अल्टरनेट चल रहा है, समझिएगा चीज़ों को। तो ए बी इस तरह से चल रहा है। अगर हम लोग एनाइसोट्रॉपिक को डिफाइन करते हैं तो एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, वो प्रॉपर्टी होता है। देखिए दो प्रॉपर्टी लीजिए, एक आप ले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, समझिएगा चीज़ों को। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे, जो करंट को अपोज करता है। फिजिक्स का टर्म से फिर भी मैं एक बार बता दिया आपको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दूसरा की क्या लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको समझाने के लिए, एनाइसोट्रॉपिक को। एक है आपका रेजिस्टेंस, दूसरा है क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या होता है बच्चे, ये क्या है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये किसका पैटर्न फॉलो किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो एनाइसोट्रॉपिक की बात करें तो देखिएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट अगर यहाँ से पास करता है, समझिएगा चीज़ों को, लाइट यहाँ से पास कर रहा है इसके मॉलिक्यूल्स से या इसके एटम से पास कर रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड के, तो देखिए हर जगह क्या हो रहा है आपका, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ए बी इस तरह से जा रहा है। लेकिन यहाँ से अगर जाएगा तो देखिए ए बी जा रहा है, समझिएगा चीज़ों को, ए बी जा रहा है, फिर बी ए जा रहा है, पाथ चेंज कर रहा है आपका। यहाँ से जा रहा है तो देखिए ए हो गया, चीज़ों को समझिएगा, लाइट का डायरेक्शन। यहाँ क्या हो गया आपका, बी हो गया, फिर क्या हो गया, ए हो गया। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होगा, डायरेक्शन आप चेंज करोगे तो क्या होगा, प्रॉपर्टी भी क्या होगा उसमें चेंज होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का समझ गए चीज़ों को कि एनाइसोट्रॉपिक, फिर से समझा रहा हूँ, एनाइसोट्रॉपिक वो प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की जिसमें क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी जैसे रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, उनमें चेंजिंग होती है, वो क्या होते हैं बच्चे, चेंज हो जाते हैं। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग एनाइसोट्रॉपिक की नेचर। इस चीज़ को नोट कीजिए, मैंने समझा दिया। एनाइसोट्रॉपिक में क्या होगा आपका, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा, उसमें क्या होगा आपका, चेंज होगा। आइसोट्रॉपिक की बात करें, समझने के लिए समझिएगा, किसी शादी में जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी देखते होंगे कि लड़का को एक साथ बैठा दिया, लड़की को एक साथ बैठा दिया गया। तो चलो ये चीज़ें समझ आ गया कि लड़का एक साथ बैठा हुआ है, लड़की एक साथ बैठा हुआ, तो ये चीज़ें अलग हो गया कि लड़का एक है, लड़की एक है। किसी शादी में जाइए, वहाँ पता नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, लड़का लड़की सब साथ में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पता ही नहीं चल रहा है। आपको जब देख रहे हैं बस लोग दिख रहा है, बाकी ना लड़का दिख रहा है आपको, ना लड़की दिख रहा है, ना ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं, बस भीड़ बना हुआ है। तो वही चीज़ें हो जाती है आइसोट्रॉपिक की नेचर में। आपको पता ही नहीं है कि लाइट को हम किधर से पास करवाएं, पता ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है। तो आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, वो सेम होता है। वो क्या बच्चे होता है, सेम होता है। फिर से बता रहे हैं, एनाइसोट्रॉपिक, ध्यान से समझिएगा, एनाइसोट्रॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, यही जो फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका, रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होगा, सेम होगा। वो क्या होगा आपका, सेम होगा, अलग अलग डायरेक्शन में। इसमें क्या होगा आपका, सेम होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सेम होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। और यहाँ क्या होगा आपका डिफरेंट होगा, यहाँ क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। ये चीज़ों को बच्चे मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। एनआइसोट्रॉपिक बोर्ड में भी देखिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हो कि एनआइसोट्रॉपिक किसको बोलते हैं और आइसोट्रॉपिक किसको बोलते हैं, इसको समझिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब आ जाइए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये चीज़ें मैंने बता दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड को मैंने बता दिया। अब देखिए, देख के तो पता नहीं चल रहा है ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एमरफस सॉलिड क्या है, ये चीज़ें तो देख के तो नहीं पता चल रहा है। तो कुछ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एमरफस सॉलिड का। और ये देखिएगा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, और जो बच्चे हैं वो क्या करें अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड का। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नेफ्थलीन लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं एनसीईआरटी नेफ्थलीन है आपका। दूसरा ले लीजिए बेंजोइक एसिड। नेफ्थलीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, C10H8, ठीक है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग, ये ग्रुप लगा देते हैं, COOH का। फॉर्मूला किसी को नहीं पता है तो ये चीज़ लिखिए, C6H5COOH। बेंजीन हो गया, कॉपर हो गया, सेल्फोन हो गया, सेल्फेन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीइरीथीन हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, टेफ्लॉन हो गया, चलिए इसको फॉर्मूला लिखना है वो लिख लीजिए। ये होते हैं पॉलीमर्स, ये क्या होते हैं बच्चे, पॉलीमर्स होते हैं, ये सब चीज़ें लिख लीजिए। अब आपको बोला जाएगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए मैं जानबूझ के इसको बोर्ड पर लिखा हूँ। अब बोला जाए कि इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है और एमरफस सॉलिड कौन है। तो देखिए एक चीज़ बता देता हूँ आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं मेनली, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, इस चीज़ को समझिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एलिमेंट होते हैं या वो होते हैं आपके कंपाउंड। ध्यान समझिएगा, देख के पता थोड़ी चल रहा है कि कॉपर क्रिस्टलाइन हो गया और ये हो गया आपका एमरफस हो गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, आपके एलिमेंट और कंपाउंड, और इसको मैं बताऊंगा कौन सा इसमें क्रिस्टलाइन है और कौन सा एमरफस है। अगर हम लोग एमरफस की बात करें तो एमरफस क्या हो जाता है आपका, एमरफस में क्या हो जाता है आपका, पॉलीमर हो जाता है। पॉलीमर आपको याद होगा, जो प्लास्टिक्स होते हैं मोनोमर्स होते हैं, आप 12th केमिस्ट्री में पढ़िएगा ये चैप्टर को, पॉलीमर्स अलग से है। पॉलीमर्स हो गया और मिक्सचर हो गया, वो किस में आ जाते हैं आपके, एमरफस। ये जानबूझ के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहचाने में दिक्कत हो जाती है बच्चों को। तो देखिए नेफ्थलीन C10H8, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइन। ये क्या हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइन। ईजी है पहचानना, रटिए मत कि कैसे कैसे रट के ये कर लिए। बेंजोइक एसिड ये भी कंपाउंड है आपका, तो ये क्या हो गया आपका क्रिस्टलाइन। ये क्या हो गया आपका क्रिस्टलाइन, ये लिख लीजिएगा ऊपर, रटना कुछ भी नहीं है, समझिए चीज़ों को। कॉपर क्या हो गया आपका एलिमेंट, तो ये क्या हो गया आपका क्रिस्टलाइन। कुछ भी देखो रटने की जरूरत पड़ रही है, क्रिस्टलाइन। सेलफोन ये सब क्या हो जाते हैं आपके पॉलीमर्स हो जाते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं आपके पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स हो गया तो किस में आ जाएगा आपका, इसमें ये आ जाएगा एमरफस में। देखिए सब इजी है ना समझना, अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइए। पोलियोविनाइल क्लोराइड फॉर्मूला लिख दिया मैंने, C2H3Cl और N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। यही चीज़ आपका रिपीट होगा, कार्बन और हाइड्रोजन और क्लोरीन ये रिपीट होता जाता है, इसलिए हम लोग N लगाते हैं। तो देखिए ये पॉलीमर हो गया, तो ये किस में आ जाएगा आपका एमरफस में, ये किस में आ जाएगा आपका एमरफस में। शाबाश, ये लिख लीजिए, गुड। पॉलीयूरेथेन ये भी किस में आ जाता है आपका पॉलीमर में, तो ये किस में हो जाएगा आपका एमरफस में। किस में हो जाएगा बच्चे, एमरफस में। ग्लास भी क्या होता है आपका पॉलीमर, ग्लास के बारे में मैं बता चुका हूँ। ग्लास क्या होता है आपका सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, तो ये किस में आ जाएगा आपका एमरफस में होता है। देख रहे हो कितना ईजी है समझना, कुछ भी रटो मत। और ये एनसीईआरटी और चाहे जो आपके कंपटीशन के क्वेश्चन है उसको भी मैं करवाता चलूँगा। हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड पहचानने के लिए पहचान लोगे, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देकर मैंने बता दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत बहुत बार बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को भी टिक कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप पढ़ते रहोगे, दोनों का फ़ायदा होते रहेगा बच्चे। देखिए
एक क्वेश्चन है बार बार वो पूछा जाता है कि ग्लास जो है आपका, ग्लास है वो एमरफस में आता है, देखिए समझिए इस चीज़ को, वो एमरफस में आता है और क्वार्ट्ज वो क्रिस्टलाइन में होता है। ऐसा क्यों? वो क्या आपका क्रिस्टलाइन में आता है, ऐसा क्यों? देखिए चीज़ों को समझिएगा, ये एमरफस में आता है और ये क्रिस्टलाइन आता है। ग्लास के बारे में आपको पता है, मैं आपको ना क्वार्ट्ज के बारे में बता देता हूँ। क्वार्ट्ज जो है वो मिनरल है, और ये जो मिनरल है वो होता है सिलिका का। किसका होता है बच्चे? सिलिका का। किसका होता है? सिलिका का। और ये कहाँ से मिलता है आपका? इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक से ही मिलता है। जिन बच्चों को ज्योग्राफी पता होगा तो उनको पता होगा कि इग्नियस रॉक्स क्या होता है, कि वोल्केनो निकलते हैं मैग्मा से, उसके बाद ठंडे पड़ते हैं तो वहाँ क्या बनता है आपका? इग्नियस रॉक्स बनता है। शॉर्ट में मैंने बता दिया ताकि ये नहीं लगे कि कहाँ से टर्म्स आ गया। तो क्वार्ट्ज भी क्या होता है आपका? सिलिका का, एकदम ट्रांसपेरेंट कलर होता है, उजला उजला कलर होता है। तो क्वार्ट्ज हो गया क्रिस्टलाइन और ग्लास क्या हो गया आपका? एमरफस। ऐसा क्यों होता है तो दोनों एक ही चीज़, दोनों का देखिए क्या है, दोनों बने हुए रहते हैं इससे, SiO4 4-, इसको बोलते हैं हम लोग सिलिका, नाम लिख देता हूँ मैं, सिलिका ऑक्सीजन टेट्राहेड्रा। टेट्राहेड्रा चीज़ों को समझिएगा, बहुत ये है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लास एमरफस क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सिलिका ऑक्सीजन टेट्राहेड्रा। और जानते हो क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या होता है? क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2, फॉर्मूला ये होता है, और इसका ये किससे बना हुआ रहता है आपका? इस आयन से, सिलिका ऑक्सीजन टेट्राहेड्रा। समझना चीज़ों को। अब दोनों चीज़ तो बना हुआ है इससे, लेकिन ये एमरफस और ये क्रिस्टलाइन हो क्यों रहा है ऐसा? देखो साफ सी बात है, मैंने एक चीज़ बताया आपको कि एमरफस में क्या होंगे कि जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा या आयंस होगा वो थोड़ा दूर के लिए तो सही होगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा उसका पैटर्न क्या हो जाएगा? खत्म, सब काम खत्म, वो क्या हो जाएगा? रेंडमली इधर उधर हो जाएंगे। तो एमरफस में क्या होता है आपका? जो ये आयन है SiO4 SiO4 और इस पर जो निगेटिव चार्ज हो गया आपका 4-, ये एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है? इस सीक्वेंस को, जो ये आयन होगा, एक रेंडमली पैटर्न में नहीं रहते हैं, मतलब सही जगह बैठाए हुए नहीं रहते, कुछ दूर तो सही आयन से जा रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या हो गया? खत्म, सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है। एक सीक्वेंस में सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। चलिए लिख देता हूँ, नहीं करता है, करता है। वेरी गुड। और लेकिन अगर हम लोग क्वार्ट्ज की बात करें तो यही जो आयन है क्वार्ट्ज में क्या होता है कि सीक्वेंस में रहता है, कि आपको अगर यहाँ सिलिकॉन है तो इसके बाद क्या हो गया? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, इसके बाद क्या हो गया? ऑक्सीजन। इस तरह से क्या करते हैं? एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो ये हो गया कि इसमें क्या होता है, ये आयन एक सिस्टम में रहता है और इसमें क्या रहता है? एक सिस्टम को फॉलो नहीं करता। तो ये क्रिस्टलाइन हो गया और ये क्या हो गया आपका? एमरफस। और देखिए 12th NCERT में क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज को हम क्या करेंगे कि ये आपका ग्लास में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वार्ट्ज को कुछ नहीं करेंगे, क्वार्ट्ज को क्या करेंगे? पहले मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको हीट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसको ठंडा कर देंगे। तो ठंडा जैसे कीजिएगा तो किसमें क्या हो जाएगा? आपका ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चे मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड पूरा डिटेल में मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। आज मैं आपको थोड़ा ब्रीफली मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, और हाँ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल को जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना व्यूज़ आएगा, और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि जो भी मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, चीज़ को समझिए। सॉलिड मैंने बता दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड मैंने बता दिया। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए बिल्कुल वो पूरा एकदम बिल्कुल डिटेल्स में नहीं लिखवाऊंगा, नोट बाय नोट, जो प्रिसाइज है चीज़ें, जो चीज़ें काम की चीज़ें वो चीज़ें पढ़िए ताकि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके? आयोनिक सॉलिड, साथ में बोलिए बच्चे, क्या होगा आपका? आयोनिक सॉलिड। दूसरा क्या होता है आपका? मेटेलिक सॉलिड। फटाफट मैं बता देता हूँ। मेटेलिक सॉलिड, पहला क्या आपका? आयोनिक सॉलिड। दूसरा क्या आपका? मेटेलिक सॉलिड। तीसरा क्या होता है आपका? कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री में। आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। लास्ट क्या आपका? मॉलिक्यूलर सॉलिड। बस आपको काम क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी फिजिक्स के वीडियो हैं, केमिस्ट्री के वीडियो हैं, सबको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आता रहेगा और पढ़ते रहिएगा आप घर बैठे। आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, किसके टाइप्स हो गए? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब आ जाइए आयोनिक सॉलिड में जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा,
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब आयनिक सॉलिड किससे बना हुआ रहेगा, वो किससे बना हुआ रहेगा आपका आयन से। किससे बना हुआ रहेगा, आयन से। देखोगे NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड MgCl2, इसको जब मोल्टेन स्टेट में लाएंगे तो ये आयन में कन्वर्ट होगा, ये क्या हो जाएगा आपका Na+Cl- और ये क्या हो जाएगा Mg2+ और ये क्या हो जाएगा 2Cl-। ये चीज़ें तो आपको पता है। तो NaCl का ये हो गया पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, और ये क्या हो गया एनायन। तो आयनिक सॉलिड किससे बना हुआ रहता है, पॉजिटिव चार्ज, और क्या हो गया आपका निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कैटायन और ये क्या हो गया आपका एनायन। अब आ जाओ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस का काम खत्म। मेटेलिक सॉलिड किससे बना हुआ रहेगा, मेटल के एटम से, क्योंकि क्या आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये आयन से बना हुआ रहेगा। ये किससे बना रहेगा आपका मेटल के एटम से, मेटल का एटम से। चलिए बहुत बढ़िया। कोवेलेंट सॉलिड को जो हम दूसरा नाम देते हैं वो देते हैं हम लोग नॉन मेटेलिक सॉलिड। क्या देते हैं, नॉन मेटेलिक सॉलिड। तो इसको बोलते हैं नॉन मेटेलिक सॉलिड। तो इसका जो एटम्स बना हुआ रहेगा किससे बना हुआ रहेगा आपका नॉन मेटेलिक एटम से, है ना जी, आसान। बस बस सब्सक्राइब करते जाओ। मेटल एटम्स और क्या आपका नॉन मेटेलिक एटम्स। मोलिकुलर सॉलिड की बात करें तो मोलिकुलर सॉलिड किससे बना हुआ रहेगा आपका, मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें क्या होंगे आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। बहुत बढ़िया, ये चीज़ें हो गया। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किससे बना रहा है, ये आयन से, और ये क्या हो गया आपका मेटल से। ये नॉन मेटेलिक एटम्स होगा और इसमें क्या होगा आपका मॉलिक्यूल्स होगा। अब आइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या क्या लगेगा, समझिएगा चीज़ों को। फोर्स, F फॉर फोर्स, O फॉर O, और ये क्या आपका A फॉर अट्रैक्शन। आयनिक सॉलिड किससे बनेगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें, आयनिक सॉलिड में। तो इसमें क्या होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस चीज़ को लिख लीजिएगा। और हाँ बच्चे, कुछ भी अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में वो लिखेंगे कि सर ये दिक्कत हो रहा है, सर ये दिक्कत हो रहा है, ताकि मैं इस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करूँ। ये क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इसमें क्या होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसमें चीज़ों को समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या बनाता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मेटेलिक सॉलिड की बात करें, देखिए यहाँ का तो काम खत्म। यहाँ जो बॉन्ड बनाएगा वो बनाएगा मेटेलिक बॉन्ड। घबराइएगा मत, एक एक चीज़ मैं समझा दूंगा। मेटेलिक बॉन्ड इसमें क्या बनाता है, मेटेलिक सॉलिड में क्या हो गया, मेटेलिक सॉलिड कहने का क्या मतलब है, कोई मेटल हो गया, जैसे आपका क्या हो गया आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब मेटल है। तो इसमें जो बॉन्ड बनाएगा किसके बीच में बनाएगा, उसी के दो एटम्स के बीच में बनाएगा। तो इसमें जो बॉन्ड बनाता है वो क्या बनाता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। इसमें क्या बनाएगा कोवेलेंट सॉलिड में, इसमें जो बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत बढ़िया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया इसमें क्या होगा मेटेलिक बॉन्ड, और इसमें क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज़ समझ गया। अब देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ना बच्चे, इसमें जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यहाँ इस चीज़ को समझिएगा, वो होता है आपका डिस्पर्सन फोर्स। क्या लगाता है आपका डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स। इसको मैं अलग से नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाऊँगा तो डिस्पर्सन फोर्स के बारे में भी बताऊँगा। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के 2-3 टाइप्स भी हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये सब जो हैं आपके, इसको मैं भी और सही से आपको इसका क्या करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा। डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है, बहुत बिग फोर्स होता है। क्या होता है आपका, बहुत बिग फोर्स होता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग लंडन फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, लंडन फोर्स। ये कहाँ कहाँ लगता है, पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या समझ रहे हो, जैसे एक पोलर मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ H और F, ये क्या होगा इसमें पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होगा आपका निगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में भी कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, डिस्पर्सन फोर्स। क्या लगता है आपका, डिस्पर्सन फोर्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगता है आपका, डिस्पर्सन फोर्स। ये चीज़ें समझ आ गया। तो चलो बच्चों, मैं क्या करता हूँ कि वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, जो भी आगे का है इसके जो 2-3 प्रॉपर्टी हैं उसको क्या मैं करूँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे उसको कंटिन्यू करूँगा। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल। कल मिलते हैं, चलिए बाय।